नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। मैं प्रियंका, स्वागत आप सभी का लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम कर रहे हैं टीचिंग मेथड्स के एमसीक्यूज। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है उसकी सीरीज हम चला रहे हैं। कल और परसों हमने इन एमसीक्यूज की 2 क्लासें ले रखी है और आई होप कि आपने वो क्लासें देखी होगी, अच्छी भी लगी होगी। और ऐसे ही आगे नई क्लासों से अपनी तैयारी को और भी बेटर करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर भी कर लीजिए और लेट्स टू स्टडी यूट्यूब चैनल जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए, आज की जो हमारी क्लास है वो तीसरी क्लास है। ये जो क्लासें चला रहे हैं वो मैथ्स की टीचिंग मेथड्स के बारे में है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गणित के अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का महत्व नहीं है। आज क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन, गणित के अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का महत्व नहीं है। अनुदेशनात्मक यानी कि इंस्ट्रक्शन, जैसे कि जो टीचर्स हैं वो स्कूल में जो छात्र होते हैं उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं, उनको जो गाइड देते हैं, उनको मार्गदर्शन करते हैं कि इस तरह से आपको ये काम करना है। तो ये हमसे पूछा गया कि अगर गणित शिक्षण हो रहा है तो उसमें जो अनुदेशनात्मक उद्देश्य है उनका क्या महत्व नहीं है। चलिए देखते हैं इनके ऑप्शंस क्या हैं। नंबर ए शिक्षण कार्य को सीमित करने हेतु। नंबर बी पाठ्यक्रम को प्रभावी बनाने हेतु। नंबर सी व्यवहारिक परिवर्तनों में अंतर हेतु। नंबर डी चरित्र निर्माण या विशिष्टीकरण हेतु। कि जो अनुदेशनात्मक उद्देश्य है वो किस लिए उपयोगी है, किस लिए इनका यूज है। तो देखते हैं नंबर ए ऑप्शन, शिक्षण कार्य को सीमित करने हेतु। ये तो होता ही नहीं है क्लासों में, कोई भी सब्जेक्ट हो चाहे कोई भी टीचर हो, वो ये नहीं चाहता है कि उनका जो पढ़ाया हुआ जो नॉलेज है वो उनको जो छात्र हैं उनको एक सीमित क्षेत्र में मिले। वो चाहते हैं कि जो भी नॉलेज मिल रहा है, जो हम दे रहे हैं बच्चों को, तो वो एक विस्तृत रूप से मिले। तो ये तो इसका ऑप्शन हो नहीं सकता है कि शिक्षण कार्य को सीमित करना। तो ये इसका ऑप्शन नहीं हो सकता है। सीमित नहीं करते हैं हम, उसको और विस्तार देने का प्रयास करते हैं। नंबर बी ऑप्शन है पाठ्यक्रम को प्रभावी बनाने हेतु। हाँ, पाठ्यक्रम जो है उसको और भी प्रभावी और भी उसको रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए शिक्षक जो है बहुत प्रयास करते हैं और छात्रों का मार्गदर्शन करते हैं ताकि जो छात्र हैं उनकी भी रुचि उत्पन्न हो। नंबर सी ऑप्शन है व्यवहारिक परिवर्तन हेतु। हाँ, व्यवहारिक जीवन में जो हमारे जो रोजमर्रा के कामकाज होते हैं उनमें छात्र जो है अपने आप को और इम्प्रूव कर सके, इसके लिए भी जो है गणित शिक्षण हमारे लिए उपयोगी है। नंबर डी चरित्र निर्माण या विशिष्टीकरण हेतु। इसमें कहा गया चरित्र निर्माण यानी कि समाज की भी और एक देश की भी यही कामना होती है और उनकी यही जो इच्छा होती है कि उनके लिए एक सच्चरित्र नागरिक बने। तो ये भी जो है चरित्र निर्माण या विशिष्टीकरण हेतु भी गणित का अनुदेशनात्मक उद्देश्य है। तो हमारा राइट आंसर क्या रहने वाला है? नंबर ए, ये जो है इसका उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, पाठ्यक्रम का संगठन किसको आधार मानकर किया जाता है। आपकी स्क्रीन पर है पाठ्यक्रम का संगठन। पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस। जो स्कूलों में जो पाठ्यक्रम चलता है, चाहे मैथ हो, हिंदी हो, साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसका जो सिलेबस है वो किस प्रकार का, उसका संगठन यानी कि उसका निर्माण, उसमें जो चैप्टर जोड़े जाते हैं वो किस आधार पर जोड़े जाते हैं, ये किसको मानकर किया जाता है। देखते हैं नंबर ऑप्शन। नंबर ए समाज की आवश्यकताएं, क्या इसमें समाज की आवश्यकताएं होती है। नंबर बी बालक की व्यक्तिगत आवश्यकताएं, क्या बालक की भी व्यक्तिगत आवश्यकताएं, उसकी जो इंडिविजुअल जो नीड्स है क्या उसको भी ध्यान में रखा जाता है। नंबर सी है अध्यापक की आवश्यकता है, क्या अध्यापक की जो नीड्स है वो भी क्या इसमें शामिल होती है। और नंबर डी ऑप्शन 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं कि पाठ्यक्रम का संगठन, जो सिलेबस होता है उसका संगठन किसको आधार मानकर किया जाता है। इसमें जो बताया गया नंबर ए में समाज की आवश्यकताएं। हाँ, हर समाज की आवश्यकता होती है कि उसके जो नागरिक हैं वो सच्चरित्र बने और जो पाठ्यक्रम में जो सिलेबस जो जारी हो रहा है वो इस प्रकार का हो ताकि छात्र जो है पढ़ लिख कर और एक सच्चरित्र नागरिक बने, एक अच्छे व्यावसायिक लोग बने और समाज को उन्नति करने वाले होने चाहिए। तो ये समाज की मोस्ट जो नीड है वो रहने वाली है। नंबर बी है बालक की व्यक्तिगत आवश्यकताएं। हाँ, बालक की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में भी रखा जाता है कि बालक क्या चाहता है, वो कौन से परिवर्तन को किस स्तर पर अपने अंदर कर सकता है, इन सभी जो नीड्स है उनको भी ध्यान में रखा जाता है। नंबर से अध्यापक की आवश्यकताएं, ये इसमें ज़्यादा महत्व का नहीं है और जो इसका राइट आंसर रहने वाला है वो डी 2 नंबर का आंसर है डी, क्योंकि इसमें
बालक और समाज दोनों की आवश्यकताएं रखी जाती है। अगर बालक का ध्यान रखेंगे तो वो अपने आप समाज में आ जाएगा। तो आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, शिक्षण कक्षा में, ये शिक्षण नहीं, यह है शिक्षक। शिक्षक कक्षा में चतुर्भुज की रचना संबंधी प्रश्न हल करवाता है। कक्षा में किस क्षेत्र से संबंधित शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है? शिक्षक जो है क्लास में चतुर्भुज की रचना संबंधी प्रश्न हल करवा रहा है, तो कक्षा में किस क्षेत्र से संबंधित जो शिक्षण कार्य है वो शिक्षक करवा रहा है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। नंबर ए मापन संबंधित, नंबर बी गणना संबंधित, नंबर सी मूल्यांकन संबंधित, नंबर डी निदान से संबंधित। ये पूछा जा रहा है कि जो शिक्षक है वो ये बता रहे हैं, उनको रचना करवा रहे हैं चतुर्भुज के बारे में, चतुर्भुज के बारे में रचना करवा रहे हैं। जो उन्होंने कुछ क्वेश्चन दे दिए बच्चों को और फिर पूछ रहे हैं कि आप इसकी रचना करके देखो, इस प्रश्न को हल करके देखो कि ये सिद्ध करके देखो कि ये सही है या नहीं है। तो बच्चे क्या करेंगे, जैसे एक चतुर्भुज ले लिया उन्होंने, वो ये देखेंगे कि चतुर्भुज के जो चारों अंतः कोण होते हैं उनका मान 360 डिग्री होता है। ऐसे करके बच्चे सारे करेंगे। तो वो क्या कर रहे हैं इस क्षेत्र में, वो इसका क्या कर रहे हैं, मापन कर रहे हैं। तो ये किससे संबंधित है सवाल, यह है मापन से संबंधित। राइट आंसर है नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ग्राहक को सामान तोल कर दे रहा है, गणित के किस उद्देश्य की पूर्ति हो रही है? देखिए ये तो क्वेश्चन बहुत ईजी सा लग रहा है, शायद आपने भी इसका आंसर देख लिया होगा, आपको भी पता होगा। चलिए हम भी देखते हैं इसका आंसर क्या रहने वाला है। नंबर ए ऑप्शन सांस्कृतिक उद्देश्य, नंबर बी अनुशासनिक उद्देश्य, नंबर सी व्यवहारिक उद्देश्य, नंबर डी विशिष्ट उद्देश्य। ये जो है उद्देश्य है, ये ऑप्शन दे रखा है, ये उद्देश्य की है, ये है उद्देश्य। चलिए हम देखते हैं इसका आंसर कि दुकानदार ग्राहक को सामान तोल कर दे रहा है। दुकानदार दुकान में, बच्चा मार्केट गया है, वो वहाँ पे लेन देन कर रहा है और वो जो सामान की खरीदारी कर रहा है। तो ये कौन से पक्ष से संबंधित हो सकते हैं? जैसे कि हमने देखा था व्यावहारिक पक्ष। व्यावहारिक पक्ष में क्या होता है, हमारे लेन देन हो गए, हमारा व्यवसाय हो गया, हमारे दैनिक जीवन के और भी काम हो गए। तो वो सारे जो शामिल होते हैं वो हमारे व्यवहारिक पक्ष में होते हैं। और ये देखिए दुकानदार जब ग्राहक के साथ जो बातचीत करेगा वो हमारे व्यवहार को भी जो है शो कर रहा है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है व्यवहारिक उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अष्टभुजाकार आकृति की रचना किस उद्देश्य में शामिल है? देखिए जो हमें जो अभी पीछे क्वेश्चन देखा था उसमें तो ये बताया गया था कि वो चतुर्भुज की रचना से संबंधित प्रश्न हल करवा रहा है, और इसमें ये पूछा कि वो रचना कर रहा है अष्टभुजाकार आकृति जिसकी 8 भुजाएं हैं, उस आकृति की छात्र जो है रचना कर रहा है। तो इसमें कौन सा उद्देश्य है? चलिए देखते हैं। नंबर ए ऑप्शन ज्ञानात्मक उद्देश्य, नंबर बी बोधात्मक उद्देश्य, नंबर सी अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, नंबर डी कौशलात्मक उद्देश्य। चलिए इसमें जो आंसर देखते हैं, इसमें बताया गया कि रचना कर रहा है, वो खुद अपने हाथों से क्रिएट कर रहा है। तो इसमें कौन सा रहने वाला है? ज्ञानात्मक उद्देश्य में तो वो उसको नॉलेज होगा, वो उन चीज़ों के बारे में अंडरस्टूड करेगा, जैसे कि प्रतिशत है तो उसको वो देखेगा, उसको वो समझेगा, फिर उसको व्यवहार में लेके आएगा, वो सारी चीज़ होगी। बोधात्मक ज्ञान और बोध ये सेम ही होती हैं। अनुप्रयोग वो उसको फिर प्रयोग करके देखेगा। तो इसमें ये बताया गया कि वो रचना कर रहा है, खुद क्रिएट कर रहा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन रहने वाला है? वो है कौशलात्मक उद्देश्य, यानी कि वो उस चीज़ में कुशल हो गया है, दक्ष हो गया है, फिर वो उसकी रचना कर रहा है। तो राइट आंसर है नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते वे इस विद्यालय में नहीं आ सकते। एक विद्वान हुए हैं बुद्धिमान, उन्होंने ये कहा है, यानी कि उनको मैथ इतनी फेवरेट थी, इतनी अच्छी थी कि उन्होंने तो अपने विद्यालय पे ये नेम प्लेट लगा दी थी कि जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते, जिनको ज्यामिति नहीं आती, ज्योमेट्री नहीं आती है, वो इस विद्यालय में आ ही नहीं सकते, यानी कि उनको तो इस विद्यालय में एंट्री नहीं करने दिया जाएगा। ये कथन किसका है? चलिए देखते हैं। ए है मिल्टन, नंबर बी प्लेटो, नंबर सी हर्बर्ट, नंबर डी अरस्तु। तो ये जो ऑप्शन है वो किन का रहने वाला? वो है प्लेटो का। देखो प्लेटो ने प्लेट लगा दी, क्या लगा दी कि जिन्हें ज्यामिति नहीं आती वो इस विद्यालय में नहीं आ सकते। ठीक है, इसका राइट आंसर है नंबर बी। ठीक है, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 7, छात्र ज्यामिति बॉक्स के उपकरणों को प्रयोग में लाकर रेखागणित संबंधी आकृतियों को शुद्धता एवं तेजी से बनाता है। छात्र ने किस प्रकार के उद्देश्य की प्राप्ति कर ली है?
देखो जो भी जस्ट क्वेश्चन देखा था उसमें भी यही बात थी कि वो रचना कर रहा है, बना रहा है। तो इसमें क्या बताया गया कि ज्यामिति बॉक्स है, ज्यामिति बॉक्स में वो जो बहुत सारे शेप्स दिए होते हैं उनको उपयोग करके और उसके जो उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है, उनका उपयोग करके वो क्या कर रहा है, रेखा गणित संबंधी आकृतियां बना रहा है, चाहे वो त्रिभुज बना रहा है, आयतवर्ग, जो भी कुछ बना रहा है और शुद्धता से और तेजी से बना रहा है। तो इसका आंसर भी आपको पता लग गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो वो क्या कर रहा है, क्यों इतना शुद्ध और इतनी तेजी से क्यों बना रहा है, क्योंकि वो उसमें दक्ष हो गया, उसमें कुशल हो गया। तो इसका जो आंसर वो क्या रहने वाला है, नंबर ए ज्ञानात्मक, नंबर बी कौशल, नंबर सी अवबोधन, नंबर डी व्यक्तित्व। तो इसमें उसमें किस कौशल की प्राप्ति होगी है, कौशलात्मक उद्देश्य की, क्योंकि उसमें वो क्रिएट करने में वो कुशल हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, गणित के अधिकांशतः प्रत्ययों को जटिल माने जाने का कारण क्या है। गणित के अधिकांश प्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्ट, विचार, सूत्र, सिद्धांत, इन सारों को जटिल क्यों माना जाता है, क्या कारण है कि मैथ इतनी जटिल होती है, इतनी हार्ड होती है, सभी हम मानते हैं, एक मैथ का जो खौफ सा रहता है, ये क्यों होता है। चलिए देखते हैं ऑप्शन, क्या मैथ व्यर्थ है, नंबर बी अन्वेषी है, नंबर सी अस्थायी है, नंबर डी अमूर्त है। देखिए ऑप्शन देखने से तो ये लग रहा है कि क्या मैथ व्यर्थ है, नहीं ये तो व्यर्थ नहीं है, ये तो यथार्थ है, ये तो सत्य है, और ये यूजलेस नहीं है, ये तो यूजफुल है। अन्वेषी है, अन्वेषी भी नहीं है। अस्थायी है, क्या मैथ अस्थायी, नहीं ये तो हमारे पुरातन काल से, वैदिक काल से लेकर अब तक चली आ रही है, और इसका जो उपयोग है वो हमेशा ही होता रहता है और आगे भी होता रहेगा। तो ये अस्थायी नहीं, ये स्थिर है। तो नंबर डी है अमूर्त। हाँ यही बात है कि मैथ के जो पढ़ते हैं वो अमूर्त है, तो अमूर्त रूप से जब बच्चा समझता है तो उसको मुश्किल होती है। पहले बच्चे को हम मूर्त रूप से समझाते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसकी जो प्रोग्रेस होती रहती है उसके बाद उसको अमूर्त समझाया जाता है। तो मैथ के जो अधिकांश पढ़ते अमूर्त होते हैं, इसलिए हमें बहुत ही जटिल लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। नंबर 9, गणित की वह शाखा जो संख्यात्मक आंकड़ों का एकत्र करने, वर्गीकृत करने, सारणीबद्ध करने, परस्पर तुलना से संबंधित होती है। देखिए क्लास आपको अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर कर लीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स टू स्टडी को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लासेज कैसे लग रही है, ताकि हमें भी फीडबैक मिलता रहे और आपके लिए बेटर से बेटर करने की हम कोशिश करें, और हमारी जो ये सीरीज़ है वो आगे से आगे बढ़ती रहे। और चलिए देखते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन, गणित की वह शाखा जो संख्यात्मक आंकड़ों का एकत्र करने, वर्गीकृत करने तथा सारणीबद्ध करने और परस्पर तुलना से संबंधित है। पहले आपको ये बता दूं, जो आंकड़े होते हैं ना कि डाटा, वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन से, एक तो होते हैं प्राइमरी, और एक होते हैं सेकेंडरी डाटा। जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्राइमरी डाटा और एक होते हैं सेकेंडरी डाटा। जो प्राइमरी डाटा होते हैं उनको जो भी व्यक्ति एकत्रित कर रहा है वो खुद जाके उनको पुटअप करेगा। जैसे कि जनगणना करनी है तो वो जो व्यक्ति है वो खुद आके घर घर जाके वो काउंट करेगा, खुद जाके वो जनगणना करेगा। वो होते हैं प्राइमरी डाटा, जो यानी कि फैक्ट उस व्यक्ति ने खुद ने क्रिएट किए हैं, वो होते हैं प्राइमरी डाटा। एक होते हैं सेकेंडरी डाटा, जो कि हम पढ़ते हैं, जैसे कि जनगणना की उस व्यक्ति ने खुद जाके घर जाके वो जनगणना की, वो तो ये प्राइमरी। लेकिन उसने उसको प्रिंट बना के मीडिया में डाल के जब हमारे सामने जो उसको प्रस्तुत किया, वो हमारे लिए सेकेंडरी डाटा हो गए। यानी कि जो व्यक्ति खुद बना रहा है, पॉइंट टू पॉइंट खुद लिख रहा है, वो तो ये प्राइमरी। जो उसने प्रिंट करके प्रिंट मीडिया के माध्यम से हमें पहुंचा दी, वो हो गए सेकेंडरी डाटा। तो इसमें ये पूछा गया कि गणित की वह शाखा जो संख्यात्मक आंकड़े जो होते हैं उनको एकत्रित कर रही है, उनको सारणीबद्ध कर रही है, उसको वर्गीकृत कर रही है, उसकी परस्पर तुलना कर रही है कि भाई पिछले साल इतने जो जनगणना के पॉइंट, जो जनगणना रही थी अब की बार इतनी है, तो उन सारों को तुलना करके जो बता रही है, ये गणित की किस शाखा में होता है। देखते हैं नंबर ए ऑप्शन ज्यामिति में, नंबर बी प्रायिकता में, नंबर सी बीजगणित में, और नंबर डी ऑप्शन इसका, चलिए नंबर डी ऑप्शन इसमें दिया रखा है सांख्यिकी, इधर दे रखा है। चलो हम ये लिख देते हैं सांख्यिकी यानी कि डाटा कलेक्शन। तो ये पूछा गया कि ये जो आंकड़ों का जो काम होता है वो होता है सांख्यिकी में। 10 बोध निम्न में से किस शैक्षिक उद्देश्य में शामिल है। बोध यानी कि उसको नॉलेज होना, अंडरस्टैंड होना।
अंडरस्टूड करना, वो किसी चीज़ को कैसे समझ रहा है, वो किस शैक्षिक उद्देश्य में शामिल है। गणित के जो शैक्षिक उद्देश्य हैं जैसे कि ज्ञानात्मक हो गए, भावात्मक हो गए, क्रियात्मक हो गए और श्लाघात्मक हो गए, अभिरुच्यात्मक, अभिवृत्त्यात्मक, ये जो सारे उद्देश्य हैं उनमें से ये पूछा गया कि जो बोध हो रहा है बच्चे को, वो जो समझ रहा है चीज़ों को ज्ञान लेने के बाद, वो किस में शामिल हो रहा है। चलिए देखते हैं नंबर 1 कौशल पक्ष के, नंबर बी ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य, नंबर सी भावात्मक पक्ष के उद्देश्य, नंबर डी क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्य। देखिए कौशल पक्ष और क्रियात्मक पक्ष ये दोनों कब होंगे बच्चे में, जब वो क्रिया करेगा, क्रियाशीलता से वो दक्ष हो जाएगा, खुद अपने हाथों से कोई चीज़ क्रिएट करके और नव निर्माण करके वो जब कुशल हो जाएगा तो उसमें कौशलता विकसित हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं कौशल पक्ष। तो क्रियात्मक पक्ष और कौशल पक्ष तो ये हो गए सेम। और उसके बाद बचा भावात्मक पक्ष। भावात्मक में उसकी रुचि, अभिरुचि, नजरिया, दृष्टिकोण जो आगे बढ़कर उसके व्यवहार का एक स्थायी भाग बन जाते हैं, फिर उसके चरित्र में भी वो दिखाई देते हैं, तो ये हो गया भावात्मक पक्ष। तो इसमें जो बोध है वो ज्ञानात्मक पक्ष में आता है। ज्ञानात्मक पक्ष में जैसे कि ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, ये सारे ज्ञानात्मक पक्ष के हैं। और इन उद्देश्यों का जो वर्गीकरण है वो ज्ञानात्मक पक्ष का जो है वर्गीकरण वो ब्लूम की टैक्सोनॉमी में दिया गया। उन्होंने ज्ञानात्मक पक्ष के बीच जो है वर्गीकरण किए हैं। और भावात्मक का जो किया था वो कृथवाल और मसीहा ने किया था। और क्रियात्मक पक्ष का जो है सिम्पसन के द्वारा किया गया था वर्गीकरण। ये जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी है उसमें बताए गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चारित्रीकरण किस प्रकार के शिक्षण उद्देश्य से संबंधित है। चारित्रीकरण, जो बच्चे का चरित्र निर्माण हो रहा है, वो समाज के लिए एक आदर्श व्यक्तित्व बन के आ रहा है, तो उसके चरित्र में जो अच्छी बातें आ रही है वो किस उद्देश्य से आ रही है। देखते हैं ज्ञानात्मक पक्ष, इसमें तो वो ज्ञान, उसको उस चीज़ का ज्ञान होगा, जैसे कि उसको प्रॉफिट लॉस के बारे में जो है वो पहले उसको अध्यापक के द्वारा उसको समझेगा, फिर सीखेगा, सोचेगा, विचारेगा, फिर उसके ज्ञान को वो अपने व्यावहारिक जीवन में अनुप्रयोग करके देखेगा। ये ज्ञानात्मक में आ गया। भावात्मक पक्ष में जो चीज़ें उसको अच्छी लग रही है, जो उसकी नज़रिया, अभिवृत्ति, दृष्टिकोण, जो उसका सोचने का जो तरीका है, उसको जो है उसको जो सपोर्ट कर रहा है, उसके बाद जो उसके व्यवहार में आ जाते हैं, फिर उसका एक चरित्र निर्माण हो जाता है। नंबर सी है क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्य। क्रियात्मक पक्ष में तो उसका कौशल विकसित होता है। तो फिर नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं तो इसका आंसर है नहीं। तो चरित्रीकरण जो है वो भावात्मक पक्ष का जो है सबसे, जो हम कह सकते हैं हाईएस्ट वैल्यू है, वो है भावात्मक पक्ष की चरित्रीकरण। जैसे ज्ञानात्मक पक्ष में हाईएस्ट वैल्यू मूल्यांकन होता है, इसी प्रकार से भावात्मक में चरित्रीकरण होता है। इसका उच्चतम पक्ष बोल सकते हैं। ये समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्लास आपको अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल लेट्स टू स्टडी को भी ज्वाइन कर लीजिए। और कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्लास आपको कैसी लग रही है, और हमें पूरा सपोर्ट करिए ताकि ये जो आपकी जो MCQ सीरीज़ है वो आगे चलती रहे। ये मैथ की है, उसके बाद हम आगे हिंदी हो गए, हिंदी और जो साइंस वगैरह ये भी बाकी सब्जेक्ट्स हैं, इनके भी MCQ लाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यालय में प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्म की जयंती की स्मृति पर CBSE ने गणित सप्ताह मनाने की घोषणा की। गणित का अर्थ क्या है? ये कह रहा है कि विद्यालय में जो विद्यालय में होते रहते हैं ये जो सप्ताह मनाए जा रहे हैं वीकली में, तो इसमें यह पूछा गया है कि गणितज्ञ थे श्रीनिवास रामानुजन, जो कि प्रारंभिक जो वैदिक काल है उसी शाखा से आज के जो वर्तमान युग है उसके महान गणितज्ञ माने जाते हैं। तो इनकी जन्म की जयंती पर एक स्मृति के रूप में इन्होंने सप्ताह मनाने की घोषणा की है। तो इसमें यह पूछा कि गणित का अर्थ क्या है। इस आधार पर हम बताएंगे कि जब उन्होंने वो सप्ताह मनाया तो बच्चों का कैसे उसमें जो है इंटरेस्ट हुआ, तो वो कैसे गणित को समझें। देखिए नंबर ए ऑप्शन, संख्यात्मक नवाचार और तकनीकी अभिवृद्धि में वृद्धि। नंबर बी, संख्यात्मक नवाचार और प्रशिक्षण योग्यता में वृद्धि। नंबर सी, संख्यात्मक नवाचार और तकनीकी योग्यता में वृद्धि। नंबर डी, संख्यात्मक नवाचार और प्रशिक्षण अभिवृद्धि में वृद्धि। ये नंबर ए ऑप्शन कह रहा है कि संख्यात्मक नवाचार। हाँ, संख्यात्मक नवाचार तो होना चाहिए, जिससे बच्चा मान लो उसने एक छोटे से क्षेत्र में देखते हैं कि उसने प्राइमरी लेवल में उसने जैसे कि जोड़ घटा सीखा था, उसके बाद वो उन संख्याओं का उपयोग करके, उन जो संकेतों का उपयोग करके आगे बड़े स्तर पर जाके कैसे उसको प्रॉफिट लॉस में वो कन्वर्ट कर रहा है, कैसे उसको वो यूज कर रहा है। और तकनीकी अभिवृद्धि, यानी कि ये सप्ताह मनाने का उद्देश्य ये है क्या कि वो बच्चा तकनीकी के क्षेत्र में अपना जो अभिरुचि है, अपनी जो योग्यता है उसको वो शामिल करे।
ये ऑप्शन देखते हैं। नंबर बी है संख्यात्मक नवाचार प्रशिक्षण योग्यता में वृद्धि। नंबर सी कह रहा है संख्यात्मक नवाचार और तकनीकी योग्यता में वृद्धि। देखिए ये जो तकनीकी अभिवृत्ति और तकनीकी योग्यता है ये तो यहाँ पे गणित सप्ताह बनाने का उद्देश्य नहीं हो सकता। तो हम देखते हैं कि संख्यात्मक नवाचार प्रशिक्षण योग्यता में वृद्धि, क्या उसकी योग्यता में वृद्धि कर रहे हैं या फिर अभिवृत्ति में वृद्धि कर रहे हैं। तो इसमें जो हम परफेक्ट देखते हैं तो योग्यता भी नहीं होने वाला है, तो इसमें होने वाला संख्यात्मक नवाचार और प्रशिक्षण अभिवृत्ति में वृद्धि। अभिवृत्ति मैंने अभी बताया था कि बालक का नजरिया दृष्टिकोण उसको इस तरह से मैथ को हमें समझाना है, इस तरह से उसको जो है मैथ के बारे में बताना था कि उसका इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में बने, वो मैथ को अपना सब्जेक्ट माने, इस तरह से हमें बच्चे को समझाना है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है नंबर डी, क्योंकि हमें क्या करना है, बच्चे का संख्यात्मक नवाचार और प्रशिक्षण अभिवृत्ति में वृद्धि करनी है ताकि वो मैथ में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दे। देखिए ऑप्शन चारों जो देखने में बिल्कुल सेम से लग रहे थे, लेकिन ध्यान से पढ़ने के बाद हमने ये देखा कि जो राइट आंसर वो नंबर डी है। ठीक है, आपको भी ऐसे बिल्कुल ध्यान से सारे ऑप्शन देखने हैं। कभी कभार एग्जाम में ऐसे मोस्टली ऐसे हो जाते हैं क्वेश्चन, तो हम क्या करते हैं, देखते ही पहले पे ऑप्शन लगा दिए, ऐसा नहीं होता है। तो आपको पूरे ध्यान से देखने हैं, ध्यान से समझने हैं, सारे ऑप्शन जरूर पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद आगे करना। चलिए नेक्स्ट 13 नंबर का क्वेश्चन, गणित को कहा जाता है, जो गणित है उसको क्या कहा जाता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं हम इसमें। नंबर ए विज्ञान का क्रीड़ा क्षेत्र, नंबर बी विज्ञान का दाश, नंबर सी विज्ञान का घर और नंबर डी विज्ञान का द्वार। तो इस क्वेश्चन को देखते आपको राइट आंसर पता तो लग गया होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो एक विद्वान हुए हैं मैथ के, जो बहुत बड़े विद्वान हैं, उनका नाम है बेकन, रोजर, जिनका पूरा नाम है रोजर बेकन। बेकन का क्या कहना था मैथ के बारे में? उनका कहना था, उनकी कोटेशन थी कि जो मैथ है वो विज्ञान का सिंह द्वार और कुंजी है। तो इस आधार पर हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है वो है नंबर डी विज्ञान का द्वार। किसे कहा गया? मैथ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित विज्ञान है, क्या पूछा गया कि गणित जो है विज्ञान है। गणित किस क्षेत्र का विज्ञान है? चलिए देखते हैं ऑप्शन। नंबर ए स्थान का विज्ञान है, नंबर बी गणनाओं का विज्ञान है, नंबर सी संख्याओं का है या नंबर डी उक्त सभी का है। देखिए स्थान का विज्ञान इसमें हम शामिल कर सकते हैं, जैसे कि ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हो गए, उनमें दुर्ग हो गए, महल हो गए, स्मारक हो गए, बहुत बड़ी बड़ी मीनारें होगी। उन स्थानों पर बच्चों को ले जाकर उनकी जो लंबाई है, उनकी चौड़ाई है, उनके बनाने का जो कालक्रम है और किस तरह से वास्तुशास्त्र के आधार पर उनको बनाया गया था, उनका निर्माण किया गया था, ये सारी बातें हम ऐसे स्थानों पर ले जाके बच्चों को बता सकते हैं, जिससे उनके जो मैथ है उसके बारे में एक इंटरेस्ट भी होगा और उनकी जो तर्क शक्ति है वो भी विकसित होगी। तो इसमें हम कह सकते हैं कि मैथ जो है स्थान का विज्ञान भी है। नंबर बी गणनाओं का विज्ञान। गणनाओं का विज्ञान, मैथ की जो शुरुआत होती है वही होती है गिनती से। मैथ की जो शुरुआत है वो होती है गिनती से, यानी कि जो मैथ का जो हम स्टार्टिंग पॉइंट कह सकते हैं वो होती है गिनती। तो गिनती से मैथ की शुरुआत होती है, तो मैथ जो है गणनाओं का विज्ञान भी है। और नंबर सी ऑप्शन है संख्याओं का। गिनती, पहाड़े, ये जो सारे हो गए वो साथ में, इनके साथ में संख्याएं भी चलती हैं, तो जो मैथ है वो संख्याओं का विज्ञान भी है। तो राइट आंसर है हमारे पास नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नीलावती पुस्तक किसने लिखी? बुक का नाम दिया गया है और 4 ऑप्शन में महान गणितज्ञ भी दिए गए हैं और इनके बारे में पूछा गया है कि जो बुक है वो किसने लिखी है। देखिए ऐसे जो गणित को जो हम कह सकते हैं कि 5 कालक्रम में बांटा गया है, वैदिक काल से लेके अब तक के वर्तमान काल तक। तो इनमें जो महान गणितज्ञ हैं, जो जैसे कि हम भास्कराचार्य कह सकते हैं, आर्यभट्ट कह सकते हैं, ब्रह्मगुप्त कह सकते हैं, इन्होंने बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट बुक्स लिखी है। उनमें से कुछ एक बुक्स के जो नाम है और किसने लिखी है वो आपको याद रखना या फिर उनको स्मरण में रखना आपके लिए जरूरी है। तो देखते हैं इस पुस्तक को किसने लिखा है। नंबर ए भास्कराचार्य, नंबर बी आर्यभट्ट, नंबर सी रामानुजन, नंबर डी ब्रह्मगुप्त। देखिए ब्रह्मगुप्त जो है, इन्होंने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत दिया था और ब्रह्मगुप्त वो गणितज्ञ थे, विद्वान थे, जिन्होंने पहली बार ये बताया था कि पहली बार इन्होंने कल्पना की थी, किसकी? अनंत की कल्पना की थी। और ब्रह्मगुप्त जी हैं, इनका ही कहना है कि अगर कोई धनात्मक राशि है या फिर ऋणात्मक राशि है और उसे हम डिवाइड कर देते हैं किससे? 0 से, यानी कि 0 से, तो उसका जो मान है अनंत हो जाता है। ये कल्पना किनकी थी? ब्रह्मगुप्त की थी। फिर रामानुजन जो वैदिक परंपरा है उससे रिलेटेड होके जो वर्तमान जो मैथ चल रही है उसके महान गणितज्ञ माने जाते हैं। नंबर बी आर्यभट्ट,
जो आर्यभट्ट है, इन्होंने आर्यभट्टीय जो पुस्तक लिखी है। और आर्यभट्ट का ये कहना था कि जो सूर्य है वो स्थिर है और पृथ्वी जो है गतिशील है, यानी कि जो सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी जो इनके चक्कर काटती है, ये जो सिद्धांत देने वाले थे वो है आर्यभट्ट। और भास्कराचार्य जी ने ये पुस्तक लिखी है, लीलावती पुस्तक। इसमें भी इन्होंने मैथ के बारे में बहुत कुछ बातें लिखी है। तो इसका राइट आंसर है नंबर ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर आपकी स्क्रीन पर, छोटे बच्चों में गणितीय विचार निम्न क्रम में विकसित किए जा सकते हैं। कि छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे हम कह सकते हैं प्राइमरी लेवल के बच्चे, तो उनमें अगर गणित के बारे में हमें विचार विकसित करना है, उनकी सोच को डेवलप करना है, मैथ के बारे में अगर उनकी तर्क शक्ति विकसित करनी है, तो हम किस तरह से किस क्रम में उनके सामने मैथ को इंटरेस्टिंग बना के रखें, ताकि वो अपनी जो तर्क शक्ति है उसको और आगे आगे बढ़ाते रहें। चलिए देखते हैं ऑप्शन। ठोस वस्तुएं संकेत चित्र, नंबर बी संकेत चित्र ठोस वस्तुएं, नंबर सी संकेत चित्र ठोस वस्तुएं, नंबर डी ठोस वस्तुएं चित्र संकेत। देखिए ऑप्शन जो चार हैं वो बिल्कुल सेम से लग रहे हैं, बात तो तीन ही है, ठोस वस्तुएं चित्र संकेत, ये तीन ही बात दी हुई है, लेकिन है क्या आगे पीछे आपको राइट आंसर तक जानना है। देखिए एक जो हम सीडीपी में पढ़ते हैं, एक विद्वान है जो है ब्रूनर, उनका ये कहना है कि बच्चे जो भी सीखते हैं वो पहले एक जो उनके सामने ठोस रूप होता है, यानी कि मूर्त रूप होता है, उसमें सीखते हैं, फिर हम उनको चित्र के माध्यम से समझा सकते हैं, और फिर जो वो दोनों की समझ में विकसित हो जाए तो फिर हम उनको संकेत बता सकते हैं। तो इसी तरह से हम मैथ के भी जो विचार उनमें डेवलप करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा, उन्हें पहले ठोस वस्तुएं दिखानी होगी, फिर उसके चित्र बना सकते हैं, फिर संकेतों में उन्हें हम बता सकते हैं। जैसे कि आप बच्चों को क्लास में मैथ करवा रहे हैं, छोटे बच्चों को, तो मान लो कि आपके हाथ में 2 चौक थी, रियल में आपके हाथ में 2 चौक थी, ठीक है, अपने बच्चों को दिखाई ये कितनी है, बच्चे बोलेंगे कि ये 2 है। फिर उन्हीं चौक को अपने साइड में रख के आपने ब्लैक बोर्ड पे उनका जो है डायग्राम बना दिया, यानी कि उनका चित्र बना दिया। फिर बच्चों से पूछा, तो बच्चे ने जो पहले जस्ट ही देखा था, तो उसको ये रियलाइज़ तो हो गया था कि हाँ ये चौक थी, वो 2 ही थी, लेकिन अब बच्चे को ये संकेत नहीं पता था। फिर हमने उसको उस चीज़ के बारे में समझाया कि अगर ये 2 है तो इनको किस संकेत में हम जोड़ करने के लिए कौन सा संकेत यूज करेंगे, तो हम ऐसे करके ये जो प्लस का निशान लगा के उसको वो संकेत भी बता देंगे। इस तरह से बच्चे की सोच जो है विकसित हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यथार्थ में गणित की समस्त प्रक्रियाएं होती है। यथार्थ यानी कि सत्य रूप में, वास्तविक रूप में, न कि काल्पनिक। सत्य में, यथार्थ में, वास्तविक में, जो प्रेजेंट में हो रहा है उसके रूप में देखें तो गणित की जो प्रक्रियाएं हैं वो क्या होती है। गणित है ये एक अमूर्त विषय, लेकिन है ये बिल्कुल यथार्थ और सत्य विषय। तो इसमें पूछा गया कि जो मस्ट जो क्रियाएं होती है वो किस रूप में होती है। नंबर ए मौखिक रूप में, नंबर बी लिखित में, नंबर सी मानसिक में, नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम ये कह सकते हैं कि मौखिक रूप में, हाँ मैथ की जो क्रियाएं हैं, हम बहुत कुछ जैसे कि दैनिक व्यवहारिक जीवन के बहुत सारे जो मान लो हम कह सकते हैं कि दुकान का लेन देन हो गया, तो उसमें जो बच्चा कर सकता है अपने माइंड में तो वो मौखिक रूप में कर सकता है, या फिर स्कूल क्लास में शिक्षक ने उससे पूछ लिया, जो ओरली वर्बल जो क्वेश्चन पुटअप कर लिया, तो वो मौखिक रूप से आंसर दे सकता है। लेकिन मौखिक रूप का जो परिपूर्ण रूप होता है वो लिखित होता है, और लिखित रूप में भी हम मैथ कर सकते हैं। जैसे कि कोई बड़ा डिवाइड वाला जो कोई आ गया क्वेश्चन, तो उसको भी बच्चे को करना पड़ता है, तो वो उसको रिटर्न में करेगा। और नंबर सी है मानसिक। देखिए मैथ जो है, मैथ करने के लिए तीनों क्रियाएं उपयोगी है, लेकिन ये पूछा कि सत्य रूप में, हम वास्तविक रूप में देखें तो मैथ की क्या प्रक्रियाएं हैं, तो हम कह सकते हैं कि मैथ जो है मानसिक रूप से ज़्यादा प्रक्रियाएं करवाता है। जैसे कि हम अगर मैथ को लिख के कर रहे हैं या फिर मौखिक रूप से कर रहे हैं, तो भी हमें क्या है उसमें मानसिक क्रिया तो करनी ही पड़ेगी। अगर तर्क नहीं करेगा, सोचेगा नहीं, विचारेगा नहीं, तो वो ये लिखित और मौखिक क्रियाएं भी अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा। चलिए समझ आ गया होगा, ठीक है। नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। यदि विज्ञान का आधार स्तंभ गणित हटा दिया जाए तो संपूर्ण भौतिक सभ्यता निस्संदेह नष्ट हो जाएगी। ये भी कोटेशन है, और ये पूछेगी कि किन के बारे में दिया गया है। हमने अभी जो पीछे वाले जो 2 क्लासेस थी उसमें भी जो इम्पोर्टेंट कोटेशन थी उसके बारे में बात की थी, और ये 1-2 जो है इम्पोर्टेंट वो ऐसे आगे वाली क्लास में आती रहेंगी।
तो इसमें देखते हैं 18 नंबर में ये कह रहा है कि विज्ञान का आधार स्तंभ गणित है। हाँ, विज्ञान का आधार, विज्ञान की विभिन्न शाखाओं का आधार, विज्ञान का अमूर्त रूप वो क्या है, मैथ ही है। लेकिन इसको हम हटा दें तो संपूर्ण भौतिक सभ्यता, संपूर्ण जो हमारी भौतिक जो सभ्यता है वो बिल्कुल ही नष्ट हो जाएगी। हमारे सामने जो है बिल्कुल ही नष्ट प्राय है या फिर निसंदेह वो स्पष्ट रूप से नष्ट हो जाएगी। किसने कहा ये कोटेशन? कांट ने तो ये कहा था कि विज्ञान तब तक सत्य है ही नहीं जब तक उसमें मैथ नहीं है। यानी कि कांट का कहना है कि विज्ञान सत्य नहीं है यदि वो मैथ को यूज नहीं करता है। आर्यभट्ट के तो बारे में हमने बताया था अभी पीछे। और एक और बात, आर्यभट्ट वो विद्वान थे जिन्होंने पाई का मान जो है दशमलव के 4 स्थानों के बाद भी इन्होंने दिया था। क्या दिया था? 3 के बाद इन्होंने 1, 4 और 1, 6 ये जो है पाई का मान जो है आगे बढ़ाने का जो श्रेय है वो आर्यभट्ट को ही जाता है। और रामानुजन जो है वर्तमान के महान गणितज्ञ माने जाते हैं। और यंग, देखो हम ये इसको याद करने के लिए हम कह सकते हैं, इसको जो राइट आंसर है वो है नंबर डी, यंग। याद करने के लिए कह सकते हैं कि मान लो हमारी सभ्यताएं हैं, हमारी जो मान लो जो ये समाज चल रहा है उसका जो आधार है वो कौन है? यंग मैन है, ठीक है। और अगर ये यंग मैन यहाँ से हट जाएंगे तो सारा समाज, सारा परिवार है वो क्या है? नष्ट प्राय हो जाएगा। ये हम कह सकते हैं याद रखने के लिए कि आधार है, जो स्तंभ है वो है क्या है? यंग है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन, गणित की विशेषता है कि गणित की विशेषता क्या है? कि गणित में जो बहुत सारी विशेषताएं हैं, अमूर्त है, संख्याओं का, गणनाओं का, स्थान का, ये सारों का जो गणित विज्ञान है मापने में, और भी दैनिक जो व्यावसायिक है, बैंकिंग हो गया, इन सभी में भी गणित यूजफुल है। लेकिन ये कह रहा है कि इन ऑप्शन के आधार पर गणित की क्या विशेषता हो सकती है? देखते हैं। भावात्मकता। भावात्मकता वो होती है कि हमारे जो एक प्रकार से कह सकते हैं हमारे विचार जो अच्छे नेचर वाले होते हैं उसके लिए अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं उनके लिए बुरे होते हैं। जैसे कि एक टीचर को ले लो, अगर वो कोई बच्चे की नोटबुक चेक कर रहे हैं, अगर बच्चे ने अच्छा लिखा है फिर भी उसका अगर थोड़ा सा बच्चे के साथ जो कम्युनिकेशन कह सकते हैं अच्छा नहीं है, तो वो उसमें अपने भाव से, अपने यानी कि अपने मन से वो उसको कम नंबर भी दे सकता है, ज़्यादा भी दे सकता है। वो होते हैं भाव हमारे। और नंबर बी, समन्वयशीलता। क्या मैथ की समन्वयशीलता है? नंबर सी, व्यक्तिनिष्ठता, यानी कि एक व्यक्ति के आधार पर वो निश्चित होते हैं। नंबर डी, वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता को कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी क्या कहते हैं इसे हम? वस्तुनिष्ठता को ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी यानी कि एक सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि जिसका एक निश्चित उत्तर हो, वो होती है वस्तुनिष्ठता। जैसे कि आजकल जो सारे एग्जाम होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप लेने का एक ही मतलब हम कह सकते हैं मोटिव होता है कि एक तो इनके उत्तर जो है वो फिक्स होते हैं, और जो है वो जो उत्तर है वो सभी को वही उत्तर जाएगा। अगर वो राइट आंसर देंगे तभी उनका वो राइट आंसर माना जाएगा। इसमें जो है वस्तुनिष्ठता में ये होता है कि जो परीक्षक जांच कर रहा है उसके भाव, उसके विचार या फिर उसका पक्षपात है वो काम नहीं करता है, वो होती है वस्तुनिष्ठता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, वैदिक काल में गणित के क्षेत्र में भारत की विश्व का अपूर्व देन है। ये आपको पता है कि भारत में जो है मैथ की शुरुआत मानी जाती है और वो भी वैदिक काल से मानी जाती है। लेकिन वैदिक काल में भारत ने विश्व को क्या देन दी है वो पूछा गया, तो इसमें हम कह सकते हैं नंबर ए ऑप्शन है दार्शनिक स्थानमान। क्या दार्शनिक स्थानमान भारत की देन है? नंबर बी, शून्य। और नंबर सी है ए और बी। और नंबर डी है ए और बी दोनों नहीं। तो हम कह सकते हैं कि भारत में अगर मैथ की शुरुआत मानी जाती है तो ये जो दार्शनिक स्थानमान है और शून्य है ये दोनों ही भारत की देन है। तो नंबर सी ऑप्शन जो है इसका राइट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं क्योंकि गणित के जो निष्कर्ष निकालते हैं, जो फैक्ट हम निकालते हैं वो सर्वमान्य क्यों होते हैं? इसका कारण क्या है? नंबर ए ऑप्शन, ये परिस्थिति के अनुकूल होता है। क्या ये परिस्थिति के अनुकूल होता है? नंबर बी, ये तर्क पर आधारित होता है। नंबर सी, ये परिस्थिति के अनुकूल, ये दोनों तो सेम ही होगी। और नंबर डी, उक्त सभी। चलिए देखते हैं परिस्थिति के अनुकूल, यानी कि परिस्थितियां तो बदलती रहती है। आज अगर मान लो अच्छा माहौल है तो उसके अनुसार हम देख सकते हैं कि मान लो कि एक सिंपल सा उदाहरण समझते हैं कि आप मान लो दुकान आप चलाते हैं, ठीक है। उसमें आपकी परिस्थिति आज ऐसी थी कि आपको बहुत सारा प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। तो आपने प्रॉफिट हुआ तो उसको क्या किया था? ऐसे जोड़ के लिखा था, ठीक है।
और उसके बाद अगर आपकी परिस्थिति चेंज हुई, एक दिन हो सकता है जो कमाई है वो कम हो गई, तो उसका हो गया माइनस। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मैथ जो है ये उक्त सभी। तो इसमें देखें कि एक ही कारण हो सकता है कि मैथ क्या है, हमारे पास हमें ये पता है कि मैथ जो है एक तार्किक सब्जेक्ट है, ठीक है, ये तार्किक विषय है। तार्किक विषय होने के कारण इसे हम क्या तर्क कर सकते हैं। तर्क उन्हीं चीज़ों पर किया जाता है जिसको हमें ये पता है कि हाँ, इसको सोचने विचारने समझने के बाद, इसके जो कंक्लूजन निकालने के बाद जो फैक्ट रहने वाले हैं वो फिक्स ही रहेंगे। उनको चाहे कोई कैसे भी जोड़ मरोड़ कर ले, लेकिन वो जो आंसर है वो राइट रहने वाला है, वही रहने वाला है। तो इसके लिए जो है ये तर्क पर आधारित होता है। तर्क वितर्क करके मैथ को हम समझ सकते हैं, अच्छे से समझा भी सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये तार्किक विषय होने के कारण ही सर्वमान्य है, ठीक है। यानी कि तार्किक वो होता है जिसमें कोई अदर कोई ऑब्जेक्शन नहीं रह सकता। यानी कि इसका जो, जैसे कि काटने का ये सत्य है तो मतलब सत्य ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक कक्षा कार्य करते हुए बालकों को संपूर्ण विषय वस्तु का अधिगम करवाने का प्रयास करते हैं। शिक्षक जो है शिक्षण कार्य, यहाँ पे लिखा गया शिक्षण कार्य, शिक्षक शिक्षण कार्य करवाते हुए बालकों को संपूर्ण विषय वस्तु का अधिगम करवाने का प्रयास करते हैं। इसकी आवश्यकता अधिगम संसाधन, इसके जो है आवश्यक अधिगम संसाधन क्या है। देखिए कि एक टीचर जो है क्लास में टीचिंग करवा रहा है, तो वो किस प्रकार से अपनी टीचिंग को इतनी मतलब प्रभावशाली बनाए, इतनी इंटरेस्टिंग बनाए, ताकि बच्चे जो है उसको कंसंट्रेट होकर सुन सके, पढ़ सके, समझ सके और उसमें जो है अपना दी बेस्ट दे सके। तो इसके लिए शिक्षक को किस प्रकार का अधिगम करना चाहिए, या फिर कौन कौन से संसाधन वो यूज कर सकता है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए शिक्षण विधि, नंबर बी शिक्षण सूत्र, नंबर सी शिक्षण सहायक सामग्री और नंबर डी उक्त सभी। तो हम कह सकते हैं कि जो शिक्षण विधि है वो है माध्यम, यानी कि टीचर के पढ़ाने का माध्यम क्या है, शिक्षण विधि। हम कह सकते हैं कि टीचर के पढ़ाने का माध्यम क्या है, शिक्षण विधि। शिक्षण विधि के द्वारा शिक्षक को ये जो है तरीका मिल जाता है कि उसको किस विधि से छात्रों को पढ़ाना है। चाहे उसको प्रोजेक्ट करवाना है तो वो किस विधि से पढ़ाएगा, या फिर उसको जो है किसी तथ्य पर सिद्धांत जो है वो करवाना है तो वो किस विधि से, किस माध्यम से करवाएगा। और नंबर बी है शिक्षण सूत्र। शिक्षण सूत्र जो है इनको हम कह सकते हैं मार्गदर्शक, यानी कि जैसे शिक्षक विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, उसी प्रकार से जो शिक्षण सूत्र है वो भी क्या है, एक मार्गदर्शक होते हैं शिक्षण कार्य करते हुए अध्यापक के लिए और छात्रों के लिए। जैसे कि आप एक जो है एग्जाम्पल देखते हो, मैथ की बुक्स में बहुत होते हैं ऐसे, पहले उदाहरण दिया जाता है, फिर उदाहरण में जो फॉर्मेट अपनाया जाता है उसी आधार से हमें जो है दोबारा से आगे वाले क्वेश्चन करने पड़ते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि शिक्षण सूत्र जो है वो भी एक टीचर के लिए जो है सहायक है। और नंबर सी है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री जैसे कि टीचर की जो है ब्लैक बोर्ड हो गया, उनके जो पास में बुक है वो हो गई, चौक हो गया, और बहुत सारी जो है टीएलएम हो गया, वो सारी जो होते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमें अपने शिक्षण को बहुत ही आसान और प्रभावशाली बनाना होता है। ये क्या करते हैं, शिक्षण को आसान कर देते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि शिक्षक को शिक्षण करवाने के लिए इन सभी संसाधन की जरूरत होती है। तो इसका राइट आंसर है नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, गणित को कहा जाता है, गणित को क्या कहा जाता है। गणित को हम कह सकते हैं विज्ञान का आधार है, गणनाओं का विज्ञान है, अमूर्त विषय है और संसार की एक सर्वमान्य लैंग्वेज है। तो इस आधार पर हम गणित को क्या कह सकते हैं। नंबर ए मन की भाषा है, क्या गणित मन की भाषा है। नंबर बी शक्तिशालियों की शक्ति है। नंबर सी मस्तिष्क का व्यायाम है। और नंबर डी विद्यार्थियों का दुश्मन है, विद्यार्थियों का दुश्मन है। नहीं, जो मैथ है वो दुश्मन तो नहीं है, वो तो एक हम कह सकते हैं कि जो मैथ है वो एक सच्चे मान लो साथी की तरह हो सकता है। और ये कह रहा है कि मन की भाषा होती है हमारे विचार। मन की भाषा को हम कह सकते हैं हमारे विचार, और विचारों का जब प्रकटीकरण होता है तो उसको हम कह सकते हैं, जो हमारी लैंग्वेज होती है उसको कह सकते हैं हम जो विचारों का प्रकटीकरण हो सकता है उसको कह सकते हैं हम कम्युनिकेशन। तो ये मैथ जो है मन की भाषा तो नहीं हो सकती। नंबर बी है शक्तिशालियों की शक्ति। क्या ऐसा होता है क्या जिसके पास मान लो बहुत ज़्यादा शक्ति होती है तो
ये शक्ति 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 है तो हम कह सकते हैं कि इसके मैथ स्ट्रॉन्ग है। ये नहीं होता है कि पहलवान है उसको हम कह सकते हैं कि हमको ये कह जो पहलवान है उसको हम कह दें कि भाई ये तो पहलवान है क्योंकि इसके पास मैथ है, तो ये नहीं हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि मैथ जो है मस्तिष्क का व्यायाम है। मस्तिष्क का व्यायाम, जैसे हमें अपने शरीर को एक्टिव रखने के लिए और उसको स्ट्रॉन्ग रखने के लिए व्यायाम हमेशा करना पड़ता है, तो उसी प्रकार से मस्तिष्क को एक्टिव रखने के लिए उसको हमेशा कंसंट्रेट रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मस्तिष्क को व्यायाम देना पड़ता है। और वो जो सच्चे रूप से व्यायाम मिल सकता है वो होता है मैथ से, क्योंकि मैथ जो है तर्क करने पर, सोचने पर, विचारने पर मजबूर कर देते हैं। तो मैथ जो है मस्तिष्क का व्यायाम है। राइट आंसर है नंबर सी। ओके, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चॉइस नंबर, गणित विषय के लिए पुरातन स्रोत के रूप में कौन सा ग्रंथ उपयोगी है। जो गणित विषय है उसके पुरातन स्रोत, आपको पता है कि मैथ की जो शुरुआत हुई है वो वैदिक काल से हुई है, तो इसका पुरातन स्वरूप जो सबसे पुराना स्रोत है वो किस रूप में है हमारे पास है। चलिए देखते हैं। ए ऑप्शन सामवेद से, नंबर बी ऋग्वेद से, नंबर सी यजुर्वेद और नंबर डी अथर्ववेद। तो हम कह सकते हैं कि जो मैथ की शुरुआत हुई है वो ऋग्वेद से हुई है। इसका आंसर भी आप सभी को पता है, आसान सा क्वेश्चन था। और ऋग्वेद में आपको पता है कि 1 से लेकर 9 तक जो है नंबर्स है वो भारत में इसकी शुरुआत हुई थी। ये ऋग्वेद में ही मिलते हैं, जिनको बाकी देशों में क्या कहते हैं, हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर है नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। देखिए ये ऑप्शन पे डिपेंड कर रहा है कि इनमें अगर हम देखें तो महत्वपूर्ण क्या है। देखिए वैसे महत्वपूर्ण देखें तो नंबर ए ऑप्शन, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यचर्या। हाँ, ये भी महत्वपूर्ण है। एक स्कूल में जो टीचर होते हैं, छात्र होते हैं, उनकी कम्युनिकेशन के लिए पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या जरूरी है। नंबर बी शिक्षण विधि। ये तो हमने बताया था कि शिक्षण विधि जो होती है वो एक माध्यम होती है टीचर को गाइड करने का। और नंबर सी है शिक्षक तथा विद्यालय। हाँ, जब विद्यालय नहीं होगा तो शिक्षक कैसे, मान लो छात्र उनके पास आएंगे और फिर वो अपना जो है टीचिंग करवाएंगे, तो ये विद्यालय के बिना हो ही नहीं सकता। नंबर डी पाठ्यचर्या तथा शिक्षक। हाँ, शिक्षक के पास पाठ्यचर्या होगी तभी तो शिक्षक वो शिक्षण करवाएगा। देखिए पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम जो होता है वो एक संक्षिप्त रूप होता है और पाठ्यचर्या होती है एक विस्तृत रूप होता है। जैसे कि पाठ्यक्रम हम कह सकते हैं कि मैथ का पाठ्यक्रम अलग है, यानी कि पाठ्यक्रम को कहते हैं सिलेबस। क्या कहते हैं, सिलेबस। जो सिलेबस होता है वो मैथ का अलग है, साइंस का अलग है, हिंदी का अलग है, इंग्लिश का अलग है। तो ये जो होते हैं शॉर्ट रूप में होते हैं। और जो पाठ्यचर्या होती है वो न कि सिर्फ कक्ष तक ही सीमित रहती है, बल्कि जो स्कूल का जो बाहरी वातावरण है उसको भी इसमें शामिल किया जाता है। जैसे कि पढ़ाई के साथ साथ जो अन्य जो मान लो खेल कूद की जो कार्यक्रम हो गए वो सारे इनमें पाठ्यचर्या में शामिल रहते हैं। तो इसमें पूछा हमारे पास कि जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऑप्शन क्या है इसमें, पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या, शिक्षण विधि, शिक्षक तथा विद्यालय। देखिए एक जो है आयोग था जिसका नाम है शिक्षा आयोग। ठीक है, उनका ये कहना था, शिक्षा आयोग का क्या कहना था, इस ऑप्शन को इस क्वेश्चन के आधार पर हम बता रहे हैं कि शिक्षा आयोग का ये कहना था कि सर्वश्रेष्ठ पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम भी तब तक मृत प्राय है जब तक उनके पास एक सर्वश्रेष्ठ शिक्षक नहीं है और शिक्षक के पास क्या नहीं है, शिक्षण विधि नहीं है। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या लगा इसमें, शिक्षण विधि की। पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम भी नॉर्मल है, अगर उनके पास शिक्षक नहीं है, अगर शिक्षक भी अच्छा है, अगर उसके पास भी अगर शिक्षण विधि नहीं है तो वो भी क्या है, कुछ कर नहीं सकता है। तो इनके आधार से हम क्या कह सकते हैं कि जो शिक्षण विधि है वो इन सभी में द मोस्ट रहने वाली है। ठीक है, चलिए इसका जो राइट ऑप्शन है वो है नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इतने ही थे, आज का सेशन हमारा कंप्लीट हुआ और थैंक्स फॉर वॉचिंग, हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और अपनी तैयारी को और बेटर करने के लिए और अपनी जो प्रिपरेशन है उसको और इम्प्रूव करने के लिए ऐसे हम आपके लिए हमेशा लेकर आते रहेंगे MCQ जो सीरीज, और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।